नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जरा सा झूम लूं मैं। इस उदास दौर में ये ख्वाहिश कितनी मुश्किल और महंगी है, ये तब पता चलता है जब कोई देश कोविड-19 से लड़ रहा हो और उसे एक लंबे समय की लड़ाई के बाद काबू में पा लिया हो। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन, लेबर पार्टी की नेता, 39 साल की इस नेता ने जब अपने देश को बताया कि न्यूजीलैंड में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं बचा है, तो इस मौके पर उन्होंने जरा सा झूम लेने का मन बनाया और थोड़ा सा डांस कर लिया। ये कामयाबी न्यूजीलैंड ने थाली बजाकर हासिल नहीं की, बल्कि अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारा और जनता के साथ बेहतर संवाद कायम किया। अब वहां पर लेवल 4 की पाबंदी को घटाकर लेवल 1 की पाबंदी पर ले आया गया है, यानी देह से दूरी की बंदिशें समाप्त हो गई हैं। यानी अमर, अकबर, एंथनी ये तीनों एक जगह जमा हो सकते हैं। जरूर सीमाओं को नहीं खोला गया है। न्यूजीलैंड में कोविड-19 से अब तक 22 लोगों की ही मौत हुई है। 1500 से ज्यादा केस थे, 1504, जिनमें से 1482 ठीक होकर घर जा चुके हैं और 2 हफ्ते से कोई भी नया केस नहीं आया है। 8 जून की मध्य रात्रि को न्यूजीलैंड में ऐलान किया गया कि अब उनका देश लेवल 1 की बंदिशों पर, प्रतिबंधों पर पहुंचता है, यानी कि जनजीवन सामान्य किया जाता है। बसेस की वेट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे में 2 मीटर की दूरी बना के रखी हुई है। तो अब न्यूजीलैंड ऐसा दिखने लगा है। जिंदगी पटरी पर फिर से दौड़ती हुई। नाइट क्लब पूरी तरह खुल गया है। रातें फिर से जवान होने लगी हैं। रेस्तरां में पाबंदियां हटा ली गई हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिस्टम इतना दुरुस्त हो चुका है कि सरकार को भी भरोसा है कि अगर कोई केस आ भी गया तो ढूंढ लिया जाएगा कि किस किस से आया है। 6 जून को न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो चुका है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन अपनी कामयाबी के जोश में भी होश में रहीं। कहती हैं कि दुनिया अभी भी कोरोना की चपेट में है, तो हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐसे केस फिर से आ सकते हैं। लेकिन लेवल 1 पर हम जा रहे हैं, ये गर्व करने की बात है। अब इसका लाभ उठाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर लग जाना चाहिए। 28 फरवरी को न्यूजीलैंड में पहला केस आया था। हेल्थ डायरेक्टर जनरल एशले ब्लूमफील्ड ने कहा कि वो तारीख हमारे मुल्क के सफर में एक अहम मोड़ है। आपके स्क्रीन पर न्यूजीलैंड के शहरों की तस्वीरें दौड़ती भागती नजर आ रही हैं। आप यही समझ रहे होंगे कि इस मुल्क की आबादी ही कितनी है। 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड के लिए ऐसा करना संभव रहा होगा। तो हुजूर एक बात बताइए, दिल्ली के पास में है गुरुग्राम, 30 लाख की आबादी है। इस एक जिले में तो न्यूजीलैंड जैसी कामयाबी हासिल की ही जा सकती है, क्योंकि वहां तालाबंदी के 80 दिनों के बाद भी सबसे तेजी से केस बढ़ ही रहे हैं। न्यूजीलैंड की कामयाबी इतनी भी मामूली नहीं कि आप आबादी के नाम पर किनारे कर दें। न ही वहां थाली बजाने का हुक्म हुआ और जनता सब भुला भी चुकी है। इस वक्त भी वहां की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन कहती हैं कि बीमार हैं तो घर पर रहें, हाथ साफ रखें, बुखार हो तो कोविड-19 के टेस्ट कराएं, आप कहां कहां जा रहे हैं उसका हिसाब रखें, दूसरे का ख्याल रखें और किसी भी लेवल की चेतावनी के लिए तैयार भी रहें। न्यूजीलैंड में फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने बहुत साथ दिया। लोगों ने हर एक रूल जो गवर्नमेंट ने बताए थे वो सारे रूल्स फॉलो करे। जैसे जैसे लेवल नीचे आता गया, लोग तभी घरों से बाहर निकलने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी है। एंड उसके बाद मोस्टली लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। यहाँ पे मोस्टली सारी कंपनीज़, IT कंपनीज़ जो भी हैं वो सारी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट जो भी फंक्शंस हैं, फ्यूनरल्स हैं, मैरिजेस हैं, रिलीजियस फंक्शंस हैं, वो सारे
लिमिट में थे, बट अब जैसे ही इस लास्ट मंडे से लेवल 1 आ चुका है तो अब सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी पैकेज 2 भी अनाउंस किया है अभी फिलहाल। अगर बिजनेस कोई 40% डाउन जा रहा है उसकी जो इनकम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन, तो उसको गवर्नमेंट की सब्सिडी अभी 8 वीक एक्सटेंडेड सब्सिडी तो के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 के प्रसार पर शुरू से ही अपनी पकड़ को बनाए रखा। 28 फरवरी से 15 मार्च तक यहां मात्र 8 केस आए। 22 मई तक कुल संक्रमण की संख्या 1504 हो गई और उसके बाद रफ्तार थमने लगी। 30 मई तक एक्टिव केस 1 हो गया, सिर्फ 1। 8 जून को एक्टिव केस की संख्या 0, जब आखिरी मरीज ठीक होकर घर चला गया। 22 मई के बाद न्यूजीलैंड में केस बढ़ा ही नहीं, यानी एक भी केस नहीं आया है। 28 मई को अंतिम बार वहां पर एक शख्स की मौत हुई। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का बिजनेस सेंटर, भीड़ भाड़ वाला शहर। रात के वक्त की इस तस्वीर में उतनी भीड़ भाड़ नहीं दिखती, लेकिन दिन के वक्त यहां दिल्ली की तरह ट्रैफिक जाम देखा जा सकता है। ऐसा नहीं था कि न्यूजीलैंड में संक्रमण का खतरा नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड के निवासी अपनी सतर्कता के परिणाम का लुत्फ उठा रहे हैं। इससे पहले क्राइस्टचर्च बिजनेस सेंटर हुआ करता था, लेकिन भूकंप में तबाह होने के बाद ऑकलैंड को नया सेंटर बनाया गया। इस शहर में 30 से 40% आबादी रहती है। यहाँ सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। जेसिंडा आर्डन ने 3 साल के अपने कार्यकाल में कई चुनौतियों का बखूबी सामना किया है। ज्वालामुखी फटने और क्राइस्टचर्च की मस्जिद में जब गोली चली थी, तब उन्होंने काफी बेहतर तरीके से अपने देश को संभाला। यही नहीं, कोविड-19 के बीच में उन्हें बजट भी पेश करने का मौका मिला और नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती रहीं और फेसबुक लाइव के जरिए जनता से बात करती रही। एक तरफा भाषण नहीं दिया, बल्कि सवालों के जवाब भी देती रही। भारत में जिस दिन तालाबंदी हुई, उसके एक दिन बाद यानी 25 मार्च को न्यूजीलैंड ने तालाबंदी की। बिजनेस, स्कूल, दफ्तर सब बंद कर दिए गए। कदम काफी सख्त थे, मगर परिणाम अब सुखद रहे हैं। भारत में भी टीम इंडिया की बात हुई, लेकिन अब आप देख ही रहे हैं कि उस टीम का क्या हाल है। लेकिन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हमेशा पूरे देश को 50 लाख की टीम कहकर संबोधित करती रहीं। न्यूजीलैंड ने तालाबंदी हटाने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि लंबा इंतजार किया। 2 हफ्ते तक जब कोई केस नहीं आया, तब जाकर यह ऐलान किया गया कि न्यूजीलैंड में कोई केस नहीं है। इसके पहले एलईडी स्क्रीन लगाकर कोई चुनावी रैली नहीं की गई। टेस्टिंग रेट कितना हाई है न्यूजीलैंड के अंदर? 166 पर पॉजिटिव केस टेस्ट हुए हैं। वहीं अगर आप कंपेयर करेंगे दुनिया में किसी और देश से, तो ये बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से मतलब ये है कि जैसे भी कहीं कोई जाता है, कोई आता है, सब अपना रिकॉर्ड खुद रख रहे थे और जहाँ भी जा रहे थे वहाँ अपना नाम, एड्रेस, अपनी डिटेल्स सब लोग लिख रहे थे, ताकि अगर कल कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो वो उन लोगों तक पहुँच सके जो उस जगह पे आए हैं और उनको आइसोलेट कर सकें। न्यूजीलैंड ने QR कोड के जरिए यह व्यवस्था बना दी है कि आप जिस भी इमारत में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, आपको भी वो बार कोड स्कैन करना होगा। और इससे होगा क्या कि आपके हर जगह जाने का एक रिकॉर्ड दर्ज होगा और फिर अगर आप संक्रमित होते हैं तो पता चलेगा कि आपके संपर्क में कौन कौन आया, आपको किससे हो सकता है और आपके कारण किस किस को हो सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या यहां प्राइवेसी का मामला नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप ये सिस्टम विश्वसनीय तरीके से बनाते हैं, इसके कानून कायदे विश्वसनीय तरीके से बनाते हैं, इसमें जनता की भी भूमिका हो, पारदर्शी हो, तो किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी जानकारियों को छुपा लें और सिर्फ आदेश दे दें
उसके दम पर यह व्यवस्था आप नहीं बना सकते हैं, जो कि आप नहीं बना पाए। तो क्यूआर कोड के जरिए न्यूजीलैंड ने यह लड़ाई जीती है। एक और देश है आइसलैंड। आइसलैंड भी छोटा देश है। एक बात यहां स्पष्ट रहना चाहिए कि आबादी कम होने से इस बात के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोरोना का संक्रमण कम होगा, या आबादी कम होने से लड़ाई आसान हो जाती है। आबादी कम हो या ज्यादा हो, लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब आपका सिस्टम कारगर हो। तो आइसलैंड में भी एक्टिव केस की संख्या 3 रह गई है। 1807 लोग यहां पर संक्रमित हुए हैं। इस छोटे से मुल्क ने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए अपनी ये कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा भी कई कदम उठाए गए हैं। आइसलैंड ने कभी तालाबंदी नहीं की। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम बनाई, जिसका काम था हजारों लोगों को ट्रैक करना, पता करना कि किसे संक्रमण हुआ है और किस किस से हुआ होगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम के सदस्यों ने सीसीटीवी फुटेज देखे, हवाई यात्राओं के कागजात देखे, पता लगा लिया कि बस, जहाज या लेक्चर हॉल में कौन किसके बगल में बैठा था। साथ ही इस मुल्क ने टेस्ट भी बहुत किए, प्रति व्यक्ति के हिसाब से दुनिया में सबसे अधिक। आइसलैंड में मृत्यु दर 0.56% ही रही, दुनिया में सबसे कम। आइसलैंड पर्यटन पर निर्भर रहने वाला देश है, इसलिए इसकी सीमाएं खोल दी गई हैं। पर्यटकों से कहा गया है कि वो कोविड-19 का टेस्ट करा सकते हैं या फिर 2 हफ्ते क्वारंटीन का विकल्प चुन सकते हैं। अब आते हैं वियतनाम पर। दक्षिण पूर्व एशिया का यह पहला देश है जिसने 22 अप्रैल से ही अपने प्रतिबंधों में रियायत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 40 दिनों से यहां एक भी केस नहीं आया है। वियतनाम में कम्युनिस्ट शासन है, इसलिए यहां की सरकार और उसके डेटा को लेकर गंभीर सवाल भी उठते हैं, उसकी विश्वसनीयता पर। यहां पत्रकारों का दमन भी होता है और लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाले गिरफ्तार भी किए जाते हैं। इसके बावजूद वियतनाम में जो कोविड-19 की लड़ाई लड़ी गई है, उसकी तारीफ हो रही है। 10 करोड़ आबादी है, कुल 32 केस हैं, एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है, एक भी व्यक्ति कोविड-19 से नहीं मरा है। क्या यह बात आपके भीतर जिज्ञासा पैदा नहीं करती है कि 10 करोड़ की आबादी वाला मुल्क ऐसा क्या कर रहा था, ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण कोविड-19 वहां भारत की तरह नहीं फैलता है, चीन की तरह नहीं फैलता है, या फिर अमेरिका की तरह नहीं फैलता है और एक व्यक्ति की भी मौत नहीं होती है। रीना चक्रवर्ती के अलग अलग लोकेशन पर जाकर शूट किए गए ये वीडियो बता रहे हैं कि वियतनाम की राजधानी में अब इस बीमारी का डर चला गया है। जीवन यहां सामान्य हो चुका है, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, स्कूल जाने का तरीका जरूर बदल गया है। सिनेमा, बार, रेस्तरां सब खुल चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि वियतनाम ने इस महामारी का मुकाबला सफलता से किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के प्रोफेसर जी थ्वाइट्स की टीम हो ची मिन्ह शहर में ही काम करती है, बल्कि कोविड अस्पताल में ही काम करती है। उनका कहना है कि अगर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है या जांच सही नहीं है तो लोग कम से कम अस्पताल के वार्ड में तो आते ही, जो कि हम नहीं देख रहे हैं। वियतनाम में अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की टीम भी काम कर रही है। इस टीम के सदस्यों ने भी कहा है कि वियतनाम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। CDC की टीम ने भी 20,000 टेस्ट किए हैं, जिसके नतीजे बताते हैं कि सरकार के डेटा से अलग नहीं है। आबादी के लिहाज से वियतनाम एक बड़ा देश है। यहाँ के शहरों में भीड़ भाड़ रहती है। आर्थिक हैसियत के हिसाब से आबादी के बड़े हिस्से की प्रोफाइल भारत से मिलती जुलती है। सामान्य आमदनी वाला देश है।
अस्पतालों का सिस्टम कमजोर है। वियतनाम में 10,000 लोगों पर मात्र 8 डॉक्टर हैं, तब भी यहां पर एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। वियतनाम टेक्नोलॉजी के लिए भी नहीं जाना जाता है। उम्मीद है आपको रीना चक्रवर्ती के भेजे गए इस वीडियो से वहां के जनजीवन की झलक भी मिल रही होगी। वियतनाम युद्ध के समय की कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी हैं इस वीडियो में, लेकिन उनके बारे में बताने का अभी वक्त नहीं है। इसके बाद भी वियतनाम ने कोरोना को काबू कैसे किया। पहला केस 23 जनवरी को आया चीन के वुहान से ही। उसी समय वहां की सरकार एक्शन में आ गई। उस दिन वियतनाम और वुहान के बीच की सारी उड़ानें रद्द कर दी गईं, सीमाएं सील कर दी गईं। 26 जनवरी को आपदा से लड़ने के लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई उप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। 26 जनवरी को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थ इमरजेंसी की सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी। इससे बड़ी चेतावनी WHO के पास नहीं थी, लेकिन नेता आपको इस तारीख की याद नहीं दिलाते। इसके एक हफ्ते बाद यानी 30 जनवरी को चीन से आने वाली सारी उड़ानें रद्द कर दी गईं। 30 जनवरी को ही केरल में वुहान से पहला केस आया था। इसके 13 दिन बाद यानी भारत सरकार कह रही थी कि कोरोना से इमरजेंसी जैसी हालत नहीं है, तब भारत में 81 केस हो चुके थे। भारत सरकार अहमदाबाद में ट्रंपागमन की तैयारी में लगी थी और भारत का मीडिया चरणों में लौटकर वाहवाही में। वियतनाम ने 1 फरवरी को ही राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया, यानी पहला केस आने के 7 दिनों के भीतर ये सब हो गया। भारत में पहला केस 30 जनवरी को आता है और 24 फरवरी को ट्रंप की रैली से खुद को विश्व विजेता के रूप में कवरेज करवाया जाता है। उन तस्वीरों का कूटनीति में अब क्या महत्व रह गया है, आप कोरोना के बाद अलग से बहस कर सकते हैं। वियतनाम कोई बहुत अमीर देश नहीं है, लेकिन 10 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने कोरोना को काबू में पाने की यह लड़ाई मानव संसाधन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए जीती है। आपने न्यूजीलैंड और आइसलैंड के बारे में भी सुना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वियतनाम के बारे में भी आप सुनिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। सरकार के खर्चे पर यहां 80,000 से अधिक लोग क्वारंटीन किए गए। यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री और सेना के बैरक ले लिए गए और वहां पर लोगों को क्वारंटीन में रखा गया। सारी व्यवस्थाएं करने के बाद बहुत देर के बाद वियतनाम ने 1 अप्रैल को आंशिक तालाबंदी की घोषणा की और 22 अप्रैल से ढील भी दी जाने लगी, यानी तालाबंदी वो भी आंशिक रूप से सिर्फ 22 दिनों तक ही इस देश में रहती है। पहले चरण में ही, उससे पहले ही इतने सख्त कदम उठाए गए, उन्हें जमीन पर इस तरह से लागू कर दिया गया कि केस की संख्या रुकती चली गई। 23 जनवरी से 13 फरवरी तक वियतनाम में सिर्फ 16 केस थे, सिर्फ 16। जरूर मार्च में दूसरा झोंका आता है और केस की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन इस बीमारी को लड़ते वक्त वियतनाम ने उसी प्रकार के आर्थिक झटके खाए जैसे भारत ने खाए। 1 करोड़ लोग वहां बेरोजगार हो गए, 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। सरकारी मीडिया ने ही ये बात कही है कि 5 साल में इतनी बुरी हालत बेरोजगारी की कभी नहीं रही। भारत में सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट मीडिया भी बेरोजगारी की बात करने से कांपते हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता है। वियतनाम ने भी अपने नागरिकों को, गरीब नागरिकों को $76 प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसे दिए और ATM राइस की व्यवस्था की ताकि कोई भूखा ना रहे। इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब वहां पर जो पिछले साल GDP 7% थी, वो अब उसका अनुमान IMF के हिसाब से 2.7% ही रहने के अंदेशे हैं। तो वियतनाम ने ये लड़ाई का मोर्चा ठीक ठीक समझा। पहला मोर्चा था कि सही तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था करना ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संक्रमित ना हों और उन्हें क्वारंटीन किया जा सके, इसको फैलने से रोका जा सके।
दूसरा तरीका था कि आप प्रतिबंधों को लागू करें ताकि कहीं भीड़ ना जमा हो, और तीसरा तरीका था प्रचार। ऐसी बात नहीं है कि कोरोना को लेकर भारत में जागरूकता के गीत कम बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत भारत में भी बने हैं, लेकिन हम सिर्फ गीत बनाने में ही रह गए, ताली बजाने में ही रह गए। अगर आप टिकटॉक पर जाकर देखें तो पता चलेगा कि हमारी उस जागरूकता का क्या हुआ। ज्यादातर प्रतिभाशाली नौजवान लोग अब कोरोना बीमारी को लेकर एक्टिंग करने लगे हैं, उसे मजाक में बदल चुके हैं। इससे पता चलता है कि अब वो इस बीमारी को किस रूप में देख रहे हैं। उनके लिए ये बीमारी या जो तालाबंदी हुई है सिर्फ नौटंकी का या गैर जिम्मेदार होने का एक मौका है। मैंने उनके कई वीडियो देखे हैं और इस तरह से पढ़ा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं सब चुटकुलों से, लतीफों से, गो कोरोना गो टाइप से करने से क्या हुआ कि हमारा ध्यान हट गया। जमात का टॉपिक दिया गया, मरकज का टॉपिक दिया गया और उससे व्यवस्थाएं या लोग निश्चिंत हो गए कि इन्हीं की वजह से फैल रहा है। इस सांप्रदायिक पुड़िया के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब आप बताइए कि 2.5 लाख या 2,70,000 से जो अधिक संख्या है वो किसकी वजह से फैला है। तो आपको वो सांप्रदायिक पुड़िया दे दी गई और लोगों का ध्यान वहां से हट गया है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि संख्या बढ़ गई है, लेकिन जो साधन संपन्न लोग हैं परेशानी अब उन तक पहुंचने लगी है। उन्हें अब तक लगता था कि उनके पास पैसा है, संपर्क है तो अपना इंतजाम कर लेंगे। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि अब पैसा, संपर्क, साधन ये सब महत्वहीन हो चुके हैं, क्योंकि जब डॉक्टर नहीं होंगे, ऑक्सीजन वाले बेड नहीं होंगे। देखिए यहां पर मैं आपको रोककर समझाना चाहता हूं। फोटो दिया जाता है कि एक स्टेडियम है जिस पर बिस्तर लगे हुए हैं, लेकिन क्लोजअप में यह नहीं दिखाया जाता है कि उस बिस्तर के बगल में ऑक्सीजन की पाइप है कि नहीं है। वेंटिलेटर तो छोड़ दीजिए, ऐसा इंतजाम तो हम गांव में बारात आने के 4 घंटे पहले स्कूल में कर लिया करते थे, झाड़ू लगाकर, खटिया पर गद्दा और चादर बिछाकर। यह इंतजाम इस देश में दिखाया जा रहा है। तो जागरूकता का यह स्तर है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण होने पर सांस की तकलीफ होती है और उसकी पूर्ति के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी होती है। तो अगली बार से स्टेडियम में बिस्तर बना देंगे, ट्रेन में बिस्तर बना देंगे, ऐसे फोटो प्रोपेगेंडा मटेरियल को देखते समय हिंदी में कम से कम इस बात को ध्यान में रखें कि उसमें ऑक्सीजन पाइप है कि नहीं है। चाहे साधन संपन्न हो, चाहे साधन विहीन हो, दोनों की ही जिंदगी कीमती है और दोनों की ही भूमिका इस देश को, इस समाज को बनाने में है। वो भी अगर इस तरह की मुसीबतों से गुजर रहा है तो पता चलता है कि साधन विहीन के साथ क्या हो रहा होगा। वित्त मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है अपनी व्यथा, अपना अनुभव। उसे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों को पता है कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो आज की डायरी पढ़कर थोड़ा सा चौंकेंगे और अपने पाठकों के पास पहुंचने के तरीके से उनको थोड़ा अजीब भी लगेगा। आज मैं अपनी पॉजिटिविटी या अपनी लड़ने की क्षमता का महिमा मंडन नहीं करने जा रही हूं, बल्कि आज मैं अपने पिछले 24 घंटों के अनुभवों के बारे में लिखने जा रही हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 29 मई को मैं और मेरे पति कोविड पॉजिटिव पाए गए। हम लोग उस दिन से सेल्फ क्वारंटीन में हैं और ये 13 जून तक चलेगा। मैंने बताया है कि कैसे वायरस ने हम दोनों पर असर डाला, किस तरह के इलाज की ज़रूरत है, किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरह का खाना खाना चाहिए। तो हर एक सलाह और प्रोटोकॉल के बाद भी कल मेरे पति की हालत बिगड़ने लगी। हम वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारी जो पढ़े लिखे हैं और अपने आप को विशेषाधिकार वाले वर्ग से मानते हैं, हमको एक ऐसे डरावने अनुभव से गुजरना पड़ा
जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मुझे अपनी हैसियत और संपर्कों को लेकर गुमान था, लेकिन कल पता चला कि अगर आप सबसे बड़े अफसर को निजी तौर पर नहीं जानते हैं तो आपके संपर्कों का कोई फायदा नहीं। यू आर डूम्ड। मैं अपने पति को सांस लेने में कुछ समस्या और दूसरी वजहों से पूसा रोड पर BLK सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लेकर गई, जो मेरे घर के काफी करीब है। मैंने 102 से एम्बुलेंस को बुलाया। मैं कहना चाहूंगी कि सरकार की ये एम्बुलेंस सेवा शानदार है। कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी मुझे उनके साथ अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि हम दोनों अकेले थे। मैंने अस्पताल के डॉक्टरों को अपनी हालत बताई, लेकिन वो कोई मदद कर सकने में समर्थ नहीं थे। वहां कोई बेड उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने कोई टेस्ट करने से भी मना कर दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे भयानक वक्त था। मैं उनसे गुजारिश करती रही कि वो टेस्ट करें और टेस्ट के बाद मैं अपने पति को वापस घर ले जाऊंगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने वहीं धरना देने का फैसला किया क्योंकि और कोई चारा नहीं बच रहा था। घर लौटने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी और मैं खुद उनकी देखभाल करने की हालत में नहीं थी। बहरहाल राजनीतिक और सरकारी दबाव डलवाने के बाद उन लोगों ने टेस्ट किए जिनसे पता चला कि उनको अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत है, लेकिन बेड कहाँ थे? हाँ, BLK के अस्पताल में बेड नहीं थे, ना ही आसपास के गंगाराम या मेट्रो नारायणा जैसे किसी अस्पताल में। संयोग से मेरे तमाम मित्र हैं जो फोन पर संपर्क में थे। वो लोग उनके लिए एक बेड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिल सकी। आखिरकार रात 2:45 बजे मैंने उनको LNJP अस्पताल ले जाने का फैसला किया, जहां बेड उपलब्ध थे। रात 3 बजे उनको अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। इस पूरे वाकये से मुझे यह एहसास हुआ है कि हम लोग कितने असुरक्षित हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, आपके कहां कहां पर संपर्क हैं, आप किस ओहदे पर हैं या आपकी क्या हैसियत है। जब आप बीमार हों और आपको मेडिकल सहायता ना मिले तो बाकी सब किस काम का। हम मिडिल क्लास के लोग जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, बहुत ही असहाय हैं। उनके बारे में सोचिए जिनके पास कुछ नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, पीछे से किसी तरह की कोई मदद नहीं है। ऐसे हालात में वो कैसे रह रहे होंगे। मुझे गुस्सा आया, मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया, मुझे निराशा हुई, मुझे दर्द महसूस हुआ, मुझे तरस भी आया, सहानुभूति भी हुई और मुझे उन लोगों के लिए डर भी लगा जिनके पास कुछ नहीं था। अब अपने घर में मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मेरे पति अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पता है कि वो जीतेंगे और जल्द ही घर लौटेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो इस वायरस का शिकार हो रहे हैं? उनके बचने के कितने मौके हैं? इस बात की कि कितनी गारंटी है कि वो इस महामारी से सकुशल बाहर आएंगे? अगर मेडिकल सुविधाओं की इतनी कमी है तो क्या लॉकडाउन को हटाने का कोई तुक बनता है? मुझे पता है ये विवाद का मुद्दा है, लेकिन क्या इंसान की जान अर्थव्यवस्था से ज्यादा अहम नहीं है? मैं इसे यहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास न ऊर्जा है न किसी तरफ झुकाव। लेकिन सबको सोचना चाहिए, ये इक्का दुक्का केस नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को सैल्यूट करते हुए कहा कि कोई 100 लोगों को तकलीफ हुई होगी, बाकी हमने अच्छा काम किया। बेशक आपने अच्छा काम किया होगा, लेकिन इन्हीं 100 लोगों की तकलीफ से ये कमियों को उजागर किया जा सका। और मुख्यमंत्री अब ये दावा कर रहे हैं अपनी तारीफ में कि उन्होंने कम से कम समय में इन कमियों को दूर किया। जब मीडिया ने यह बात दिखाई कि सरकार के बनाए ऐप में कमी है तो उसे ठीक किया। तो एक तरह से इन्हीं 2, 4, 10, 20 सामने आए केस का योगदान है कि मुख्यमंत्री अपनी गलतियों में या कमियों में सुधार कर सके, इसलिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन अब जो वो बात कह रहे हैं ज्यादा चिंता में डालने वाली है,
मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 1 लाख से अधिक बिस्तरों की जरूरत होगी, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ बाहर के लोग भी आ सकते हैं। अगर ये बात है, वास्तविक नजर आ रही है, तब फिर आपको देखना चाहिए कि इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। क्या दिल्ली को दिल्ली के हाल पर छोड़ दिया गया है? जब सरकार को परेशान करना होता है तो केंद्र को अपनी रजिस्टर में, अपनी किताब में कई तरह के अधिकार नजर आ जाते हैं। जब दिल्ली को 1 लाख से अधिक बिस्तरों की जरूरत है तो सवाल अरविंद केजरीवाल के साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन से भी पूछना चाहिए कि केंद्र के तहत के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की क्या भूमिका होने जा रही है। क्या सब कुछ या सारा इंतजाम केजरीवाल की सरकार पर छोड़ दिया जाएगा? जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए, उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा कल से, परसों से। ब्रेक के बाद भी प्राइम टाइम जारी रहेगा। गुरुग्राम एक क्लासिक केस है भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था में आई कमियों को और हुई गड़बड़ियों को समझने के लिए। इस जिले की आबादी 30 लाख है। यहां पर 250 प्राइवेट अस्पताल हैं, एक सरकारी अस्पताल है। यह हाल है गुरुग्राम का। और यहां पर केस की संख्या बढ़ते बढ़ते 2300 से अधिक हो गई है। हरियाणा में जितने भी केस हो रहे हैं उसके लगभग 44% से ज्यादा गुरुग्राम में हो रहे हैं। तब गुरुग्राम के साधन संपन्न यानी हंसता खेलता मिडिल क्लास क्या करेगा? क्या प्राइवेट अस्पतालों के बेड उसके लिए काफी होंगे? क्या उस सरकारी अस्पताल की हालत बहुत अच्छी है? तो इन सब सवालों के साथ मुकेश सिंह सेंगर गुरुग्राम गए और हालात का जायजा लिया। दिल्ली से लगा 30 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर इसकी पहचान है। आलीशान मॉल्स, क्लब, 5 सितारा होटल बाकी शहरों के बीच इसका रौब बढ़ाते हैं। लेकिन इस शहर का ये रौब कोरोना संकट में ढीला कर दिया है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लचर हैं, ये अब सामने आ गया है। इतनी बड़ी आबादी के लिए एक ही बड़ा सरकारी अस्पताल है जो कोरोना के दबाव में चरमरा गया है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल, सिर्फ एक हॉस्पिटल था पहले, वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है। अब दूसरा एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, ESI हॉस्पिटल। उसके बाद कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना वहाँ पर सफाई की फैसिलिटी है, ना वहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ प्रॉपर नर्सिज हैं। तो गुड़गांव में मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। उन प्राइवेट हॉस्पिटल में मना कर दिया है कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं लिया जाएगा। अगर कोई पेशेंट अगर दूसरे से हार्ट की बीमारी है या कोई और बीमारी अगर उसको लिया जाता है तो सबसे पहले कहते हैं जी कोरोना का टेस्ट करवाइए। ये एक रेजिडेंट के साथ ये भी एक किस्म से पूरी तरह जाती है। अगर वो आदमी की दूसरी बीमारी से तो पहले कोरोना टेस्ट करवाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी जब से ये केसेस आए हैं, लगभग 9 दिन से 200 से ऊपर केस आए हैं, गवर्नमेंट का पूरा तंत्र पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। और यहाँ लोग सिर्फ प्राइवेट सिस्टम के भरोसे रह गए हैं और प्राइवेट सिस्टम ने सिर्फ यहाँ लूट मचा रखी है। गुरुग्राम के इस इकलौते सिविल अस्पताल का हाल आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। गर्मियों की तपती दोपहरी में यहाँ पेड़ों के नीचे इस तरह अलग अलग 6-7 OPD चल रही हैं। यहाँ बाकी बीमारियों से ग्रस्त मरीज देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 10 बेड हैं,
लिहाजा वहां संक्रमण का खतरा है तो बाकी मरीजों को बाहर ही देखा जा रहा है। गुरुग्राम में अब तक 2500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 1500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस तो पिछले 9 दिन में ही सामने आए। 11 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। पूरे जिले में 140 बेड और 4 वेंटिलेटर की क्षमता वाला एक ही सरकारी अस्पताल है, जिसमें करीब 60 डॉक्टर और करीब 80 नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोग हैं। यहाँ केंद्र सरकार का ESIC अस्पताल अब पूरी तरह कोविड अस्पताल बना दिया गया है। ESIC अस्पताल में भी 140 बेड हैं। इसी तरह मानेसर में भी 140 बेड की क्षमता वाला एक कोविड अस्पताल बना दिया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में करीब 250 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिनमें इलाज बहुत महंगा है। पूरे गुरुग्राम जिले में कोरोना के सैंपल लेने के लिए सिर्फ 17 सेंटर हैं। एक निजी कंपनी ने सैंपल लेने के लिए 5 कियोस्क दान किए हैं, लेकिन ये भी काफी कम है। सैंपल की जांच के लिए इतना बड़ा गुरुग्राम PGI रोहतक के भरोसे है। नतीजा ये है कि सैंपल की रिपोर्ट आने में काफी समय लग रहा है। मंगलवार तक पूरे हरियाणा में कोरोना की जांच के 5000 नतीजे नहीं आए थे। नंबर ऑफ बेड्स की अवेलेबिलिटी कंफर्टेबल है, और चाहे हमारे प्रॉपर सिविल हॉस्पिटल की बात हो या फिर एड ऑन फैसिलिटीज़ जितनी भी हमने एडिशनल क्रिएट करी हैं, आइसोलेशन फैसिलिटीज़, इवन होटल रूम्स जो एज आइसोलेशन फैसिलिटी सेटअप करी हैं। सो विद जॉइंट एफर्ट्स आई थिंक एडिक्वेट नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास हमेशा रहेंगे। लॉकडाउन को जो खोला गया है वो इतना जल्दी और इतना ज़्यादा खोल दिया गया है कि लोगों ने सड़कों के ऊपर इधर उधर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा करनी चालू कर दी है। एक समस्या ये है कि अंडर टेस्टिंग है। देखिए, ICMR की गाइडलाइंस पहले कुछ थी, आज बदल गई हैं। जब गाइडलाइंस इतनी तेजी से चेंज होती हैं तो टेस्टिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम ये है कि एक तो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल एक ही है जिसमें 1 या 2 वेंटिलेटर की सुविधा होगी, मेरे ख्याल में तो वो भी नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे मेदांता, आर्टेमिस वगैरह, उनमें अच्छी वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, परंतु देखिए हर आदमी जाकर प्राइवेट के अंदर इलाज नहीं करा सकता। इसका इलाज काफी कॉस्टली है, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। कोरोना संक्रमण के लिए दिल्ली को जिम्मेदार मानते हुए कई बार गुरुग्राम की सीमाओं को सील किया गया, लेकिन मामले कम होने की बजाय बढ़ते चले गए। अब तो बाजार भी खुल गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कई जगह पालन नहीं हो रहा है। साफ है, आने वाले दिनों में IT हब गुरुग्राम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सपनों के शहर गुरुग्राम में सब कुछ है, लेकिन सरकारी अस्पताल महज एक है। ऐसे में कोरोना ही नहीं बल्कि बाकी बीमारियों से जुड़े लोग भी इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं या फिर प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।